हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जो हमने सीरीज प्रारंभ कर रखी है, प्राचीन ऐतिहासिक शासकों की श्रृंखला। इससे पहले हमने जो कल जिस क्लास में हम चर्चा किए थे वो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में चर्चा किए थे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वो सातवाहन वंश का 23वां और महत्वपूर्ण शासक था। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से चर्चा किया था और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस वजह से मोटिवेट होकर हमने सोचा कि सतकर्णी प्रथम के बारे में भी आप लोगों से डिस्कस किया जाए, चर्चा किया जाए। तो आज हम सतकर्णी प्रथम यानी कि सातवाहन वंश का पहला सार्वभौम शासक, जिसने सातवाहनों की एक सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की, तो सतकर्णी प्रथम के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक के द्वारा जो है दक्कन में सातवाहन वंश की स्थापना की गई। और इसने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके एक सत्ता स्थापित की, जिसे इतिहास में सातवाहन वंश अथवा आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे तो सिमुक के बाद सातवाहन वंश का जो अगला उत्तराधिकारी होता है वह कृष्ण अथवा कान्हा होता है। कृष्ण अथवा कान्हा जो सिमुक का भाई था। और इसके बाद कृष्ण अथवा कान्हा के बाद जो सत्ता स्थगित हो गई है वह सतकर्णी प्रथम के हाथों में आती है। सतकर्णी प्रथम जो था यह सिमुक का ही पुत्र था। सतकर्णी प्रथम के बारे में कहा जाता है कि सतकर्णी सातवाहन वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने सतकर्णी की उपाधि धारण की। सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का पहला शासक जो था वह सतकर्णी प्रथम था। और इसका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। कुछ ढेर सारे ऐसे विद्वान मानते हैं कि इसका कार्यकाल जो है बहुत छोटा रहा, लेकिन इसने छोटे से कार्यकाल में भी वो महत्वपूर्ण कार्य कर दिए जो बड़े बड़े शासक बड़े बड़े कार्यकाल में भी नहीं कर पाते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इसका कार्यकाल मात्र 2 ही वर्ष का था, लेकिन जहाँ तक कुछ थोड़ा सा साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि लगभग 197 BC से लेकर के 185 BC तक का जो टाइम पीरियड रहा है वह सतकर्णी प्रथम का रहा है। तो इस आधार पे ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कार्यकाल बेशक भले छोटा रहा हो लेकिन कार्य इसके बड़े थे। अब आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं सतकर्णी प्रथम के बारे में हम पहले इसके सामान्य परिचय के बारे में पता करेंगे, फिर इसकी महत्वपूर्ण विजय कौन कौन सी हैं, इसके बाद इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप सतकर्णी प्रथम के बारे में बात करेंगे तो सतकर्णी प्रथम जो था यह सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ, जिसने सातवाहनों को स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और अपनी दिग्विजयों से सातवाहनों की सार्वभौमिक सत्ता स्थापित करके उसने यह बता दिया कि सातवाहन आने वाले समय में सातवाहन भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं सातवाहनों ने लगभग 450 वर्षों तक भारतीय इतिहास में इतने लंबे समय तक शायद ही किसी वंश ने शासन किया हो। 450 वर्षों तक जो है सातवाहनों ने शासन किया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सातवाहन वंश के शासक जो थे, अगर आप बात करेंगे तो ये कहीं न कहीं दक्कन में वैदिक धर्म को पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वह सातवाहनों को ही जाता है। सतकर्णी प्रथम की अगर बात करेंगे तो सतकर्णी प्रथम का जो टाइम पीरियड रहा वो थोड़ा सा विवादित है और इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वह इसने अपना वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया था वह रठिक जो थे उत्तरी मैसूर और कर्नाटक में शासन करते थे। हालांकि रठिक जो थे वो भी एक शक्तिशाली वंश था। रठिक वहाँ की कन्या थी रानी नैनिका से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उसने जो है अपने भौतिक राजनीति का विस्तार के माध्यम से, वैवाहिक नीति के माध्यम से उसने अपने भौतिक राजनीति का विस्तार किया। कहीं न कहीं जो है रठिक जो थे वह सतकर्णी प्रथम की आंशिक जो है वह इनकी अधीनता स्वीकार करते थे और कहीं न कहीं इसने अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे भी अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। इसके बाद देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वह रानी नैनिका का एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख के बारे में जो है इससे पता चलता है। सतकर्णी प्रथम जो था इसने सतकर्णी की उपाधि धारण करने वाले सातवाहन वंश का प्रथम शासक था। इसके बाद अगर आप देखेंगे
तो इसने दो महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी, दक्षिणाधिपति और अप्रतिहत चक्र। दक्षिणाधिपति और अप्रतिहत चक्र। दक्षिणाधिपति और अप्रतिहत चक्र, ये दो महत्वपूर्ण उपाधियाँ, दो महानतम बड़ी उपाधियाँ जो है किसने स्वीकार की थी, धारण की थी, तो वह सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी प्रथम अपने प्रारंभिक दौर में ही उसने जो है अपना दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया, और दिग्विजय अभियान प्रारंभ के संदर्भ में उसने संपूर्ण मालवा को विजित कर लिया। उसने संपूर्ण मध्य भारत यानी कि संपूर्ण मालवा को उसने विजित कर लिया, और उसकी सीमाएं जो है कलिंग से टकराने लगी। इसी समय कलिंग में एक महानतम शासक का उदय होता है, जिसे महामेघवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। जो कलिंग शासक खारवेल था, कलिंग शासक खारवेल का भी उदय इसी के समय होता है। महामेघवाहन वंश अथवा चेटी वंश का वह शासक था, और इसका कहीं न कहीं जो है महामेघवाहन वंश के शासक खारवेल ने भी अपने सैन्य अभियान किया था, और उसने वेनगंगा तक जो है अपना सैन्य अभियान किया। लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं मिल पाता है कि सतकर्णी प्रथम क्या उसके अभियान को विफल करने में सफल हुआ अथवा वह पराजित हुआ, इसका उल्लेख थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाता है। और इसने पश्चिमी मालवा को विजित कर लिया। इसने जो है महत्वपूर्ण, अगर विजय में बात करेंगे तो इसने पश्चिमी मालवा को जो है इसने विजित कर लिया। पश्चिम मालवा के अलावा इसने अनूप, जो नर्मदा घाटी में स्थित था, इसने अनूप की विजय की, जो नर्मदा घाटी में स्थित था। इसके अलावा इसने विदर्भ प्रदेश जो था यह शुंगों के अधिकार क्षेत्र में था। शुंग जो कि उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, यानी मगध पे शासन कर रहे थे। शुंगों के अधिकार क्षेत्र में विदर्भ था, उसको विदर्भ जो है इसने सतकर्णी प्रथम ने शुंगों से छीन लिया। इसके अलावा इसने उत्तरी कोकण की भी विजय की। इसके अलावा इसने एक गुजरात के बड़े भूभाग पर भी अधिकार कर लिया। इस तरीके से इसने संपूर्ण मध्य भारत में, संपूर्ण मालवा में इसने अपने साम्राज्य विस्तार किया। अगर इसके साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे तो इसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में मालवा से लेकर के पूरब में इसका साम्राज्य विस्तार जो था वह लगभग कलिंग तक था। यानी कि खारवेल के उदय से पहले इसने अपना साम्राज्य विस्तार जो है लगभग कलिंग तक कर लिया था। इसके बाद दक्षिण में इसका साम्राज्य विस्तार जो था वह उत्तरी मैसूर तक, दक्षिण में इसका साम्राज्य विस्तार उत्तरी मैसूर तक, यानी कि मैसूर मतलब कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक तक। आपने देखा कि इसने रठिक राजकुमारी रानी नैनिका अथवा नगनिका से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जो कहीं न कहीं इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। और पश्चिम में गुजरात के एक बड़े भूभाग पर, कोकण और गुजरात के एक बड़े भूभाग पर जो है इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। तो इस तरीके से सतकर्णी प्रथम ने एक सार्वभौमिक सत्ता स्थापित की और एक बड़े भूभाग पर अपने साम्राज्य विस्तार किया। इसके अलावा देखेंगे तो सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इसने प्रथम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन अपने प्रारंभिक शासनकाल के दौरान कराया, जबकि इसने अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ जो था वह अपने शासन के अंतिम दिनों में कराया, जबकि इसने एक राजसूय यज्ञ का भी आयोजन किया था। यानी कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराने वाला यह प्रथम शासक था, सातवाहन वंश का प्रथम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इसने जो है तांबे के सिक्के पर रानी नैनिका का नाम का उल्लेख जो है इसने कराया, और दूसरी तरफ अश्व का चित्रांकन किया। रानी नैनिका का नाम तथा अश्व का चित्रांकन करवाया। सतकर्णी प्रथम के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी जो प्राप्त होती है वो रानी नैनिका के नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। रानी नैनिका के
नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होती है। इस आधार पे अगर आप इसकी मूल्यांकन करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि गंगा घाटी में जितना साम्राज्य विस्तार जो था शुंगों का था, गंगा घाटी में जितना साम्राज्य विस्तार शुंगों का था, पंजाब में या पश्चिमी भारत में जितना साम्राज्य विस्तार जो था यवनों का था, उससे कहीं ज़्यादा साम्राज्य विस्तार जो था दक्कन में किसका था, तो सतकर्णी प्रथम का था। इस आधार पे आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। हालांकि सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद ही, सतकर्णी प्रथम के समय देखेंगे तो व्यापार जो है काफ़ी उन्नति अवस्था में था, और पेरीप्लस ग्रंथ से यह पता चलता है कि सारगौस जो है एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके समय सोपारा तथा कल्याण ये दो बंदरगाह जो थे अस्तित्व में आ चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से ये अस्तित्व में आ चुके थे और व्यापार के लिए ये पूरी तरीके से, यानी कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार हो रहा था, जिसका उल्लेख मिलता है। सोपारा और कल्याण ये दो बंदरगाह थे। इसके अलावा सतकर्णी प्रथम की अगर बात करेंगे तो सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद, हालांकि सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के साथ ही जो है सातवाहन वंश का पतन प्रारंभ हो गया। कारण ये है कि इसके दो पुत्र थे और दोनों अल्पवयस्क थे, वेदश्री तथा शक्तिश्री जो है इसके दो पुत्र थे जो दोनों अल्पवयस्क थे। दोनों की संरक्षिका के रूप में जो है रानी नैनिका अथवा नग्निका ने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ समय तक शासन किया था। लेकिन अब सतकर्णी प्रथम के मृत्यु के साथ ही सातवाहन वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद देखेंगे चूँकि विदेशी आक्रमण के रूप में अब शकों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था और शकों के कहीं न कहीं जो है सातवाहनों के हाथों से जो मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग था वो छीन गया, और वो जो है किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया, तो वह जो है शकों के अधिकार क्षेत्र में चला गया। और शकों ने मालवा, सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ के एक बड़े भूभाग पर जो है क्षत्रपों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, और कहीं न कहीं जो है सातवाहनों को अपना मूल निवास छोड़ करके दक्षिण की तरफ पलायन करना पड़ा। तो लगभग सतकर्णी प्रथम की मृत्यु से और गौतमीपुत्र सतकर्णी के उदय तक, सतकर्णी प्रथम के पतन से गौतमीपुत्र सतकर्णी के उदय के बीच लगभग 19 शासकों का उल्लेख होता है, और लगभग एक शताब्दी तक या 100 वर्ष तक जो है सातवाहनों का इतिहास कहीं न कहीं अंधकार के रूप में रहा। और सातवाहन कहीं न कहीं जो है शकों की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। शकों ने अपना अधीनता इनको स्वीकार कराई। इस आधार पर जब गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय सातवाहनों का पुनः जो है राजनैतिक उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, जो कि अपने विकास के चरमोत्कर्ष को उसने प्राप्त किया। अब इसी के साथ मुझे लगता है कि टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।